रितेश अग्रवाल, फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओयो रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल हाल ही में बड़ी फंडिंग को लेकर के चर्चा में है। साल 2013 में जब ओयो स्टार्ट हुआ था तो इसने पूरी होटल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, क्योंकि एक 17 साल के स्कूल पास आउट लड़के ने बिना किसी फैमिली सपोर्ट, बड़े कॉन्टैक्ट्स या बिजनेस एक्सपीरियंस के वो करके दिखा दिया था जो काम टाटा और अंबानी तक नहीं कर पाए थे, और वो काम था आम लोगों को कम पैसों में लग्जरी होटल्स तक लाना। यही वजह है कि अगले ही साल 2014-15 में ओयो ने 2.5 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट जनरेट किया था, और पिछले साल यानी कि 2024 में ओयो की टोटल वैल्यूएशन 4.6 बिलियन डॉलर्स रही है, जो कभी अपने पीक पर 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ओयो के नाम और काम के बारे में ना पता हो, लेकिन जो ओयो कुछ साल पहले तक एक के बाद एक होटल्स को अक्वायर करके पूरी होटल इंडस्ट्री को अपने इशारों पर चला रहा था, आज उसके साथ जुड़े नंबर ऑफ होटल्स कम क्यों हो रहे हैं, और ओयो का वो कौन सा स्कैम है जिसकी वजह से होटल ओनर्स उसके खिलाफ हो गए हैं। जानेंगे ऐसा बहुत कुछ आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ ओयो। अब अगर किसी को किसी दूसरे शहर में जाना हो तो वो इस बात की टेंशन नहीं लेता कि वहाँ जाकर रहेगा कहाँ, क्योंकि उसे पता है कि वो ओयो में 1000 रुपए खर्च करके आराम से किसी ऐसे होटल में रह सकता है जिसमें सभी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएंगी। लेकिन ये नाम इंडियंस की जुबान पर चढ़ा कैसे, आइए शुरुआत से जानते हैं। बिगिनिंग ऑफ ओयो। दोस्तों, साल 2012 से पहले तक लोगों को होटल्स में रहना काफी ज्यादा महंगा लगता था और लोग इसे अमीर लोगों की ही चीज मानते थे। ये वो दौर था जब लोग होटल्स की जगह सस्ते लॉन्ज या धर्मशाला में रहना पसंद करते थे। ऐसे में ओडिशा के एक छोटे से गांव से आने वाले रितेश अग्रवाल को उनके परिवार वालों ने कटक भेजा तो था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन घूमने फिरने के शौकीन रितेश का पढ़ाई के अलावा हर चीज में मन लगता था। पेरेंट्स चाहते थे कि रितेश पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, जिसके चलते फैमिली ने उन्हें IIT की तैयारी के लिए कोटा तक भेज दिया। लेकिन बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह रखने वाले रितेश कोटा में ज्यादा दिन तक टिके नहीं और दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन उन्हें पढ़ाई तो करनी ही नहीं थी, इसलिए अपना खर्चा निकालने के लिए एयरटेल में जॉब भी करने लग गए। वो पूरी दिल्ली में घूम घूम कर सिम बेचा करते थे। अब रितेश को घूमने का बहुत शौक था, लेकिन दिल्ली में रहते हुए उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते थे। ऐसे में रितेश हमेशा सस्ते होटल की तलाश में रहते थे, यहाँ तक कि वो कई बार अलग अलग होटल के मालिकों को मेल करके डिस्काउंट भी मांगा करते। कुछ उन्हें डिस्काउंट देते थे और कुछ नहीं। अपने इसी शौक के चलते रितेश ने होटल इंडस्ट्री से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के नाम पर रितेश ने अपनी पहली कंपनी ओरेवल स्टेज को कटक से शुरू किया। ये बहुत हद तक अमेरिकन कंपनी एयरबीएनबी की कॉपी ही था, जिसमें लोगों को उनके बजट के अकॉर्डिंग होटल्स रूम प्रोवाइड किए जाते। लेकिन रितेश को 1 साल के अंदर समझ आ गया कि सिर्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म बना देने से कुछ नहीं होता। अगर उन्हें अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो कस्टमर्स को कंसिस्टेंट क्वालिटी देना बहुत जरूरी है, जो तब तक सिर्फ बड़े और महंगे होटल्स ही देते थे। ऐसे में रितेश ने पैसों का जुगाड़ करने के लिए पीटर थेल फेलोशिप कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला किया। इस कंपटीशन को पेपल के को-फाउंडर पीटर थेल ने शुरू किया था। ये फेलोशिप उन यंग एंटरप्रेन्योर के लिए थी जो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे जीतने वाले को पीटर थेल के फाउंडेशन की तरफ से $1 लाख दिए जाते थे। 2013 में रितेश ने ये कंपटीशन जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी ओरेवल स्टेज को रीब्रांड करके ओयो रूम्स कर दिया और फिर क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को स्केल करना शुरू किया। पर तब मुश्किल ये थी कि कोई भी होटल ओनर रितेश के साथ काम करना नहीं चाहता था, जिसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहला ये कि तब रितेश की उम्र सिर्फ 18 साल थी, इसलिए होटल ओनर्स को लगता था कि रितेश के पास एक्सपीरियंस की कमी है और वो कहीं उनके होटल को बंद ही न करवा दे। साथ ही कई ओनर्स को लगता था कि रितेश अपने बिजनेस के जरिए उनके होटल पर कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा ओनर्स को इस बात का भी डर था कि अगर ओयो का बिजनेस डूब गया तो फिर उनके होटल्स का क्या ही होगा। इसके साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि अगर वो ओयो की बात मानकर उनके साथ पार्टनरशिप कर भी लेते हैं तो उनके होटल में पूरे महीने बुकिंग होती रहेगी। ऐसे में वो कस्टमर्स को कंसिस्टेंट क्वालिटी जैसे साफ कमरे, वाईफाई और एसी जैसी फैसिलिटीज कैसे दे पाएंगे, खासकर छोटे होटल जहां पर पूरे महीने में मुश्किल से ही बुकिंग होती थी। लेकिन रितेश इससे डरे नहीं और धीरे धीरे करके होटल ओनर्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में लग गए। ये वो टाइम था जब इंडिया में जियो के चलते इंटरनेट बूम की शुरुआत हो चुकी थी और लोग अब पहले से ज्यादा ट्रैवल करने लगे थे। इसके अलावा रितेश को ये बात अच्छे से पता थी कि इंडिया में कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में उन्होंने सेफ्टी का वादा करते हुए कपल फ्रेंडली रूम्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ओयो की पॉपुलैरिटी रॉकेट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ी और सिर्फ 2 से 3 साल में ही ओयो ने 100 से ज्यादा सिटीज में अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन अभी इसका ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर होना बाकी था और रितेश तो इसे इंडिया से निकालकर वर्ल्ड फेमस करके ओयो को दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बनाना चाहते थे। लेकिन लगातार आते कस्टमर कंप्लेंट के चलते रितेश को समझ आ गया कि ये काम इतना भी आसान नहीं है। तब रितेश ने खुद कस्टमर कंप्लेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ और कस्टमर्स को किन चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तब रितेश ने पाया कि होटल्स साफ सफाई जैसी चीजों
पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कम बुकिंग्स का आना। ऐसे में रितेश ने एक बहुत बड़ा दांव खेला और होटल ओनर्स को मिनिमम गारंटी देना शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये था कि बुकिंग आए चाहे ना आए, ओयो होटल्स को महीने के एंड में एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। जिससे हुआ ये कि कुछ होटल्स ने कमाई की चिंता न करते हुए रूम्स को मेंटेन करने पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे ओयो की ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। अब ओयो की इसी डेडिकेशन को देखते हुए जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सन ने 2015 में ओयो को $100 बिलियन की फंडिंग देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ओयो मार्केट के बड़े प्लेयर्स को हटाकर बजट होटल्स के मामले में नंबर 1 बन सकता है। $100 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद रितेश के इरादे बुलंदियों पर थे, इसलिए रितेश ने एक के बाद एक इंडिया के अलग अलग शहरों के होटल्स को अक्वायर करना और उस पर अपने बड़े रेड ओयो की ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया, जिससे ये दूर से ही नजर आने लगे। इस वक्त तक ओयो किसी भी होटल को अक्वायर करने में सिर्फ 3 दिन का टाइम लेता था। होटल ओनर्स के साथ चीजें साफ थी। ओयो उनकी मार्केटिंग से लेकर रूम्स की सारी बेसिक जरूरतों जैसे वाईफाई और सेफ्टी जैसी चीजों का ध्यान रखेगी और बदले में वो बुकिंग का सिर्फ 20% ही लेगी और 80% होटल को मिलेगा। बिगिनिंग ऑफ कंट्रोवर्सीज। लेकिन एक बड़े स्केल पर ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए कुछ ही दिनों में ओयो के सामने कई और प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे बुकिंग कैंसिलेशन, कमरे में गंदगी और सबसे सीरियस हिडन कैमरास, जो ओयो के 100% सेफ्टी के दावे को झूठा साबित कर रहे थे। इसी बीच कई होटल ओनर्स ने ओयो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि ओयो उनके रेवेन्यू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि वो होटल्स पर हिडन चार्जेस लगाकर कमाई का ज्यादातर हिस्सा खुद रख लेते हैं, जिसके चलते कई होटल ओनर्स ने मिलकर ओयो के अगेंस्ट नो टू ओयो कैंपेन भी चलाया। साथ ही रितेश के खिलाफ कई केस भी दर्ज कराए। 2016 तक ओयो के पास 5000 से भी ज्यादा होटल्स थे, जिनमें लगभग 68,000 कमरे थे और ओयो इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन बन चुका था। और इस टाइम पर जहां रितेश को इंडियन मार्केट में फोकस करके बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करना चाहिए था, उन्होंने ऐसे टाइम पर ओयो को वर्ल्ड वाइड ले जाने का फैसला किया और चाइना, यूरोप और अमेरिकन मार्केट में एंट्री मारी। यहाँ तक कि चाइनीज मार्केट को जल्द से जल्द कैप्चर करने के चक्कर में ओयो ने वहाँ के न्यूज़पेपर में मिसलीडिंग एड्स तक दिए, जिसमें ओयो के फाउंडर का नाम ली ताइक्सी बताया गया था, जो कि रितेश के नाम का ही चाइनीज वर्जन था। चीन में भी ओयो ने इंडिया की तरह होटल्स को जल्दी अक्वायर करना शुरू कर दिया। ओयो इंडिया में जहां किसी होटल को अक्वायर करने के लिए 3 दिन का टाइम ले रहा था, वहीं वो चाइना में सेम काम सिर्फ 3 घंटे में कर रहा था। लेकिन चाइना में होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी, जिसके चलते ओयो को इंडिया की ही तरह वहां भी आए दिन नई परेशानियों का सामना करना पड़ा और कुछ ऐसा ही उसके साथ अमेरिका में भी हुआ। ओयो, जिसका काम ही लोगों को सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस में रूम्स प्रोवाइड करवाना है, अमेरिका में बिजनेस शुरू करते ही वो कंट्रोवर्सीज में घिर गया। दरअसल अमेरिका में ओयो पर आरोप लगे कि सस्ते होने की वजह से ओयो को ड्रगी, रेपिस्ट और क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, जिन पर कंपनी का कोई प्रॉपर चेक भी नहीं है। इसके बाद ओयो को यूरोप से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, पर वहां भी पहले से काम कर रही कंपनीज ने ओयो के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद ओयो लगातार खुद को मार्केट में टिकाए रखने की कोशिश करता रहा। साथ ही उसे लगातार सॉफ्टबैंक के अलावा लाइट स्पीड वेंचर्स और माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग्स मिल रही थी, जिसके दम पर कई देशों की बड़ी कंपनियों को खरीदकर ओयो में शामिल कर लिया गया, जिसमें चेक माई गेस्ट, टीम बॉर्नहोम, डायरेक्ट बुकर, एमडीआई और डायनामिका जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही। ऊपर से लगातार होटल्स खरीदने के चलते ओयो के फंड्स भी खत्म हो रहे हैं और कोविड ने तो पूरा बिजनेस ही ठप कर दिया था, जिसके चलते ओयो को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उस दौर में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये तो कहना शुरू कर दिया था कि ओयो किसी भी वक्त बंद हो सकता है। पैंडेमिक ने रितेश के लिए एक रेड अलर्ट का काम किया। उन्होंने सबसे पहले अपने मिनिमम गारंटी मॉडल को खत्म करके उसकी जगह रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लाने का फैसला किया, जिससे कई होटल ओनर्स ने रितेश पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया और उन्होंने ओयो को छोड़कर मेक माई ट्रिप और एयरबीएनबी के साथ काम करना शुरू कर दिया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाने के बाद रितेश ने कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को परमानेंट तो कुछ को टेम्परेरी लीव पर भेजा। साथ ही 5,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया गया और फंडिंग से मिले बाकी पैसों को कंपनी बचाने में लगा दिया। इसके बाद रितेश एक और बड़ा फैसला करते हुए अपने 12,000 होटल्स को घटाकर 8,000 कर देते हैं और सिर्फ उन होटल्स को रखने का फैसला करते हैं जो कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर पा रहे थे। 2013 से लेकर 2021 तक में रितेश ने होटल इंडस्ट्री के साथ लोगों के टेस्ट को भी बदलते देखा था। रितेश को समझ आ गया था कि लोगों को अब सस्ते से ज्यादा लग्जरी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद है और लोगों की इसी बदलते टेस्ट को देखकर रितेश ने ओयो टाउन हाउस, ओयो सिल्वर की और ओयो हॉस्पिटैलिटी जैसे और सब ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा ओयो ने बुकिंग प्रोसेस को भी काफी आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया, जिसके चलते ओयो को फायदा मिला। लेकिन लगातार नुकसान के चलते सॉफ्टबैंक ने ओयो पर आईपीओ लाने का प्रेशर डालना शुरू कर दिया ताकि पब्लिक से पैसा
रेज करके फंडिंग का जुगाड़ किया जा सके। सॉफ्ट बैंक के इसी प्रेशर के चलते 2021 में ओयो ने अपना आईपीओ फाइल किया, लेकिन कुछ रेगुलेटरी इश्यूज के चलते बाद में इसे विथड्रॉ करना पड़ा। इस आईपीओ के फेलियर की वजह से ओयो की मार्केट इमेज को काफी नुकसान हुआ। साथ ही इन्वेस्टर्स का भरोसा भी ओयो पर खत्म होने लगा और होटल ओनर्स के साथ तो पहले से ही कई लीगल केस चल ही रहे थे। लेकिन इतने सारे प्रेशर के बाद भी रितेश ने हार नहीं मानी और अपने रेवेन्यू शेयर मॉडल पर ही टिके रहे। अब होटल और ओयो को एक्चुअल बुकिंग अमाउंट के बेस पर ही हिस्सा मिलने लगा। ऐसे में होटल ओनर्स ने भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अब उनकी कमाई ज्यादा कस्टमर बुकिंग्स पर ही डिपेंडेंट थी। रितेश की कोशिशों और कंपनी में कुछ जरूरी बदलावों के चलते कंपनी की रेपुटेशन तो सुधरी ही, साथ ही कस्टमर कंप्लेंट्स भी पहले के मुकाबले कम होने लगे, जिसका असर ओयो की कमाई पर साफ दिखने लगा। और इतने सारे होटल्स को डीलिस्ट करने के बाद भी ओयो का रेवेन्यू कम होने की जगह बढ़ने लगा, जिसका नतीजा ये रहा कि 2019 में जो कंपनी 13,000 करोड़ के घाटे में थी, उसी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 229.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। इसके अलावा कंपनी ने 2024 में अमेरिका के फेमस होटल चेन मोटेल 6 और स्टूडियो 6 को खरीदकर एक बार फिर अमेरिकन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश तेज कर दी है, जिसमें इस बार उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस पहले से ज्यादा हैं। इसके अलावा ओयो जल्द ही एक बार फिर से अपना आईपीओ लाने की कोशिश करने वाला है, जिसके बाद इसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ओयो की इस स्टोरी से पता चलता है कि आंख बंद करके एक बिजनेस को रिजिड तौर तरीकों से चलाने से नुकसान ही होता है। अगर बिजनेस को फायदे में बनाए रखना है तो समय और जरूरतों के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है। साथ ही मार्केट की जरूरतों के मुताबिक बड़े और मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं, जैसे रितेश ने 2019 में नुकसान के बाद सिर्फ उन होटल्स को अपने साथ रखने का फैसला किया जो उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम थे। तो दोस्तों, ओयो के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था और आप इस ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।